नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है नासिर मुंशी, जो केडीए के सदस्य भी हैं। नासिर साहब, आदाब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद साहब। बड़े बड़े लंबे देर के बाद, बड़े अंतराल के बाद हमारी आपस में इंटरेक्शन हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कोशिश कर रही है कि दोबारा से जो डेडलॉक बना हुआ है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। हो सकता है कि कभी भी एलएबी और केडीए को निमंत्रण आ सकता है गृह मंत्रालय का। अगर हम केडीए की बात करें, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, तो ये क्या डिमांड करते हैं? आप सिक्स शेड्यूल की डिमांड करते हो या फिर स्टेटहुड की डिमांड करते हो? देखिए विनोद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस लाइव प्रोग्राम में जो है मुझे बुलाया। जी जहां तक जो केडीए और एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, जी काफी टाइम से जो है एक स्टैंड स्टिल हो गया था। होम मिनिस्ट्री के साथ जो बातचीत चल रही थी हमारी, इसमें जी एक एक निषेध जो है दोनों साइड से हुआ। उसके जी बाद जो है होम मिनिस्ट्री ने बात करने का सिलसिला ही बंद कर दिया। लेकिन कल माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि लद्दाख के जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ ही बात करेंगे। तो उनके इस अनाउंसमेंट का हम खैर मकदम करते हैं, उनकी इस अनाउंसमेंट का हम वेलकम करते हैं। और केडीए और एपेक्स बॉडी जो है, लद्दाख एपेक्स बॉडी जो है, वो हमेशा बातचीत के हित में रही है। जी तो जो हमारे पिछले दिनों जो हमारे कंसेंसस हुई है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो लीडर्स के माबेन, उसमें हमारे 3 मेजर जो पॉइंट्स है वो हमारे जी जो जिस पे हमें कंसेंसस बनी है। नंबर जी 1 है कि भाई जो लद्दाख को जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जो बड़े बड़े वादे किया था लेकिन अभी तक कुछ उसमें पहल नहीं हुई है, तो यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए। नंबर 3, जो हमारे जो लोकसभा की जो सीट है उसमें 2 सीट एक करके प्रेजेंट जो उसमें एक ही सीट है उसको 2 बना के एक लेह के लिए, करगिल के लिए मखसूस किया जाए, क्योंकि यही जी चीज़ जो है हमारे इलाके में पोलराइजेशन को हवा देती है। तो कम से कम ये चीज़ अलग अलग हो जाए तो लद्दाख की जो भाईचारगी है, लद्दाख की जो बरसों पुरानी जो एक अखुवत है वो बरकरार रहे। तो इन जी चीज़ों पर हमने बात किया था, तो हमारा एक सिलसिला का बातचीत का जो है वो चला भी था। लेकिन उसके जी बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटली ही इसको इग्नोर कर दिया बातचीत करने को। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है फिर दोबारा जो लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बुला के जो भी हमारे डिमांड्स हैं उनको सुनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट बात आपकी 17 जून को हुई थी, और जी नासिर, वो क्या बात थी? डेडलॉक कैसे हो गया? यूनियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी और आप क्या चाहते थे, जिसकी वजह से ये बातचीत का प्रोसेस देखिए, पिछला बंद हो जो गया? पिछली जो हमारा जो मीटिंग हुआ था बहुत जी ही खुशगवार माहौल में हुआ था। हमने जो भी यहाँ के प्रॉब्लम्स है, जो भी लोगों के जो डिमांड्स है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, सारा हमने दिल खोल कर जो है माननीय जो हमारे एमओएस होम साहब थे उनके सामने हमने रखा था। तो जी जिसमें हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। होम अफेयर्स के बाकी जो आला ओहदेदारान है वो भी जी मौजूद थे। लेह और करगिल के जितने भी जो लीडर्स थे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो सबों ने अपनी अपनी मौकिफ को जो है खुले तौर पर, वाज़ेह तौर पर उनके सामने रखा था। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद बातचीत का सिलसिला क्यों रुक गया, किस वजह पे रुक गया, ये हमारे समझ से बाहर थी। जी 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 तो लेकिन नासिर साहब, आप सिक्स शेड्यूल की पहले लद्दाख के लोग यूटी की डिमांड करते रहे हैं। जी यूटी मिलने के बाद अब स्टेटहुड की डिमांड कैसे परिवर्तित हुई? देखिए विनोद साहब, अभी आप देख लीजिए, जब से एबॉर्गेशन हुई है, जब से जी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुई है, तब से जी लेकर लोगों में जो है पहले यूटी, स्पेशली ले के लोगों को यूटी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ते थी। जी लेकिन एक साल नहीं हुआ कि पता चला कि ये यूटी एक खोखला यूटी है, इससे हमें जी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है हम लोगों ने मिलकर, दोनों डिस्ट्रिक्ट ने मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स की हम स्टेटशिप की हमने बात की थी। तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बात तो सुने। लेकिन वो जी अभी हमें सुनने में स्पेकुलेशन ऐसे आ रहे थे कि स्टेटहुड की बात को बिल्कुल रद्द कर देंगे। कम से कम जी प्लेटफॉर्म पे आके इस बात को सुने कि भाई हम स्टेट क्यों चाहते हैं। देखिए, जहां तक अभी वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन नहीं है
या मतलब स्कैटर्ड एरिया है, तो मैं ये कहूंगा विनोद जी, जब सिक्किम जैसे जगह को जो है स्टेट बनाया जा सकता है 2 लाख के पॉपुलेशन पर, आज तो लद्दाख की पॉपुलेशन जो है तकरीबन 4 लाख को क्रॉस कर रही है। तो क्या हम इस चीज का हक नहीं रखते हैं? अभी आप देख लीजिए, पहले जब स्टेट था तो हमारे अपनी कुछ जो स्पेशलिटी उसमें हुआ करती थी, अब तो बिल्कुल बिछड़ गए। अब तो कहीं कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की आवाज को सुनने का कोई कहीं इजाजत ही नहीं है। जहां भी आप देख लीजिए, हर जगह तानाशाही, अफसरशाही, कोई पब्लिक की आवाज को सुनने वाला नहीं है। और स्पेशली मैं करगिल की बात करता हूँ, हेडक्वार्टर जो है ले में इनका जो है मुकीम है, उसके बावजूद भी बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे ऑफिसर्स पहुंचते हैं लोगों के फरियाद तक को सुनने के लिए। तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। तो इन चीजों के ऊपर कम से कम देख किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, पूरे जो है स्पेशली करगिल जो है पूरे दुनिया से 6 महीने के लिए कटा रहता है। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट्स है, वेदर कॉन्स्टेंट्स है। तो इन चीजों को देखकर जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस सिर्फ वादे और बातें हो रही है, बाकी ग्राउंड पर कोई भी चीज अभी तक नहीं हो रही है। और जब तक ना खुद आके, अभी ब्यूरोक्रेट्स अपने ऑफिस में अपने कुर्सियों से चिपक के बैठे हैं, उनको चाहिए कि आके यहाँ पे हर जगह जाए, हर नुक एंड कॉर्नर में जाके लोगों के प्रॉब्लम्स को देखें। यहाँ पे भी आके अफसरों के साथ मीटिंग करके चले जाते हैं, बट कॉमन मास इससे मिलने का किसी को कोई ना फुर्सत है, ना कोई इसमें इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। नासिर भाई, जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी कि हमें स्टेटहुड दिया जाए, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री का क्या कहना था, चाहे वो एमओएस उन्होंने हो या यही फिर? कहा था कि हमने आपकी सारे बातें सुनी है, हमने अपना मौक़िफ़ सारा उनके सामने रखा है। तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम पर हर किसी चीज पर जो है जो भी आपके डिमांड्स हो उसके आपके एस्पिरेशंस के मुताबिक हम हल करेंगे। लेकिन सर, 6 शेड्यूल को लेकर के क्या राय है सरकार की, यूनियन होम देखिए, मिनिस्ट्री? जहां तक 6 शेड्यूल की बात आप करते हैं, जी तो जी 6 शेड्यूल जो है कुछ पॉकेट्स में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब अभी जी आप असम में देख लीजिए, असम में आपका बोडोलैंड काउंसिल है, ठीक है? जी तो कुछ पॉकेट, अब 6 शेड्यूल को लेजिस्लेट कौन करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसके लिए लेजिस्लेचर चाहिए। अब लेजिस्लेट कौन करेगा 6 शेड्यूल के लिए? जब तक हमें स्टेटहुड नहीं होगा, या जब तक स्टेटहुड हो जाता है, जब तक यूटी विद लेजिस्लेचर का कोई हमें नहीं मिलेगा, तो कौन इसको लेजिस्लेट करेगा? और उस वक्त तो माननीय होम मिनिस्टर साहब ने तो पार्लियामेंट के फोरम से भी ये स्टेटमेंट दिया था कि लद्दाख के जो ऑटोनोमस काउंसिल्स है वो इंडिया के सबसे पावरफुल काउंसिल्स होंगे। लेकिन जी। आज हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे कमजोर काउंसिल तो यही है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पावर। नासिर साहब से संपर्क कट गया है। जी 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 जी, नासिर साहब, नासिर साहब आपका म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कीजिए। सर, आवाज आ रही है? यस, यस हाँ। यस यस, तो हो गया। सर, जो एग्जिस्टिंग हमारे जो काउंसिल के पावर्स थे, जो एलएसडीसी के 2018 के अमेंडमेंट थे, जी उसमें एस्ट वेल स्टेट ने काफी हद तक काउंसिल्स को एम्पावर किया था, बट जी वो जो अमेंडमेंट है वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ आज तक। जी तो पावरफुल बनाने की तो बात ही छोड़ दी, जो एग्जिस्टिंग हमारे पावर्स थे उसको भी खत्म करके, उसके भी परों को काट के जो है एक नाकारा काउंसिल बना के इस वक्त रखा हुआ है। जी। किस तरह की पावर आप चाहते हैं कि कौंसिल को किस तरह की पावर मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो कौंसिल फैसले जी, जिस लेती है तरह वो? से अभी आप बॉर्डरलैंड काउंसिल को देख लीजिए, जी बहुत पावर्स है उनके पास, और उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, जी ठीक है सर? तो अभी तक हमारे इसके पास जो है, उनके पास सिर्फ जुडिशरी को छोड़कर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों है। तो जी यहाँ पे तो अभी वो चीज है ही नहीं है। यहाँ पे तो जी बुनियादी चीजों के लिए हम अपना प्लान यहाँ से अप्रूव करते हैं काउंसिल, फिर उसके बाद फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की क्रम पर चली जाती है, तो वहां उनका मर्जी आया तो डाल दिया, नहीं है तो काट दिया। अब जी हर कसम में जो है नए नए तमाशे, नए नए तोदमे निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए विनोद साहब, यू कांट कंपेयर लद्दाख विद एनी अदर स्टेट ऑफ द कंट्री, क्योंकि राइट यहाँ का, मैंने आपको पहले ही कहा, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, मौसमी हालात है। उसके जी अलावा डेवलपमेंटल कामों के लिए अगर देखा जाएगा तो जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ शेड्यूल है आपका, मान के चलिए आपका महाराष्ट्र में या आपका यूपी में या आपका बिहार में, जो आपका जी स्टैंडर्ड रेट ऑफ शेड्यूल आप वहां पे काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा गुना तो हमें यहाँ ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजें मार डालती है। तो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बाकी जी गाइडलाइंस है, जो स्कीम्स है, वो स्कीम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जी मान के चलिए आपकी सीमेंट का एक बोरी है,
आपके जी जम्मू में जो है वो सीमेंट जो है 400 रुपए में मिलता है या 300 रुपए में मिलता है, यहाँ वही जी चीज जो है 600 रुपए में मिल जाती है। तो कहाँ, अच्छा जी लेबर का रेट देख लीजिए, वहां पर आपको जो है 500 रुपए या 600 रुपए का दिन का लेबर का चार्ज हो जाता है, जबकि उसके आगे नहीं, जहाँ पे 800 रुपए से कम कोई लेबर मिलता नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि ये सारे स्कीमें यहाँ इम्प्लीमेंट हो? इसके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस बना के स्पेशल वो करके जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आप चाहेंगे कि जिस तरह से आपका यूपी और बिहार में काम चल रहे हैं वो लद्दाख में भी ये मुमकिन नहीं है विनोद साहब। जी प्रैक्टिकल जी में ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जी। अपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस के एक साथ होकर के संघर्ष करने से ऐसा लग रहा था कि जो कारगिल और लेह के बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के यूनाइट होकर के स्टेटहुड मांगने, 6 शेड्यूल मांगने से समन्वय और तालमेल बढ़ा है आपस में, लेह और बिल्कुल कारगिल बना है के? सर, बिल्कुल बना है। आज हम दोनों जो है एक ही पेज पे हैं, बहुत यूनाइटेड तरीके से हम कर रहे हैं। और इन्हीं के जी बदौलत जो है अभी हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे एक इशू था, जो जी गोम्पा का इशू था, बुद्धिस्ट जी कम्युनिटी का, जो पिछले जी 60-65 साल से हल नहीं हुआ था। वो अभी जी एपेक्स बॉडी और केडीए और एलडीए के बीच में जो बात होके खत्म हो गया, वो मसला क्लियर कर दिया उस मसले को। जब अमेरिकली जी बैठ के बात करेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह के फजल से जो एपेक्स बॉडी में भी जो है काफी शगुर वाले और काफी जो है दानिश्वर लीडर्स वहां बैठे हुए हैं। और करगिल के जो हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो को चेयरमैन या बाकी मेंबर्स हैं, वो भी बिल्कुल पॉलिटिकली काफी ही चीजों को देखे हुए लोग हैं। हर चीज को जो उन्होंने ऑब्जर्व करके जो है हर चीज को लद्दाख के जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबसे वाकफियत रखते हैं। और सियासी बसीरत वाले लोग बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं हल होगा? बिल्कुल हल हो जाएगा। कोई कोई भी चीज हो, बातचीत से हर कोई चीज हो सकती है। नासिर साहब, एक रिसेंटली जो परमिट का इशू था वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया और लेह वालों का पक्ष लिया गया। डू यू एग्री? जो जी, ट्रांसपोर्टर्स। उसमें क्या हुआ कि वो भी देखे ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि सारा ब्यूरोक्रेसी लेवल पर इस वक्त करगिल की कोई अहमियत नहीं है। आप जी, देख लीजिए हर वही चीज में वही जो मैं है बोल रहा एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेके काम कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि दे आर बॉदर्ड अबाउट करगिल। कोई करगिल के उसमें नहीं, इसीलिए तो हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए तो जी हम एक क्या नाम है इसका, अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर्स मांग रहे हैं, ताकि जाके हम अपने मुद्दों को रख सकें। आज कोई भी जाके, आज कोई भी ब्यूरोक्रेट आपको सुनने वाला नहीं है वहां पर। वो अपनी मनमानी करते हैं, अपना जो पक्ष है उसको जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप देते हैं। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कहीं कोई फोरम होता तो ऐसी चीजें नहीं होती। इसीलिए तो हम जी स्टेटहुड मांग रहे हैं। जी। जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से कारगिल को थोड़ी तरजीह मिलने लगी है? कहाँ मिला है सर? अब ये बोलते हैं कि फंड आया है, बहुत जी पैसे दिए, लेकिन पैसे से कुछ नहीं होगा ना विनोद साहब। सबसे जी पहले इंसान की आइडेंटिटी है, मेरा इलाके की आइडेंटिटी है, मेरी शिनाख्त है, मैं लद्दाखी जी हूँ। आप मेरा जी हाथ काट काट देंगे, मेरे बाजू काट देंगे, मेरा नाक काट देगा, उसके बाद बोलेगा मैं आपको तरक्की दूंगा। मेरे आंखें निकाल के, मुझे तरक्की नहीं चाहिए। पहले मेरा जी जिस्म सालिम रहे, उसके बाद तरक्की हो, तब मुझे तरक्की का मजा है। मेरी आइडेंटिटी खत्म जी हो गई है। तो उसके बाद बोलते हैं कि आप हम आपको पैसे दे रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है सर, पैसे से सब कुछ नहीं बनता है। डेवलपमेंट का जी कॉन्सेप्ट यही है कि इंसान जो है हर हाल में वो सुखी हो, हर हाल में उसको सेटिस्फेक्शन हो। लेकिन जब जी उसकी शिनाख्त खो दिया हो, उसके बाद आप उसको ब्रिज बना के देगा, तो उस ब्रिज को क्या करना है, उस रोड को क्या करना है? जी। तो आइडेंटिटी अगर तो क्या? क्या है ना सर, हमारा अभी पूरा कल्चर का हमारे इरोजन हो रहा है। हमारे जी जितने भी मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ है, बहुत बड़े बड़े बातें किए थे, आज हमारे यूथ जो है अभी तक सड़कों पर है, कुछ उनको कोई पुरसान हल करने वाला नहीं है। और इवन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड थे, उसमें अभी तक एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो जी किसको बोलेंगे सर, कहाँ बोलेंगे हम? अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का फोरम होता, हमारी चीज उठाते। लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स के तो कानून में आ नहीं रहे बात, तो कि कहाँ जाके हम फरियाद करें? हिल काउंसिल है ना आपके पास, बिना दांत हिल वाली? काउंसिल को तो लुच्चा लंगड़ा बना दिया है ना सर, उसको तो सारे पड़ काट दिए हैं। जो जी एग्जिस्टिंग उसकी अपनी एक ये थी पहचान थी, उसको भी खत्म कर दिया है। जी। नासिर साहब, ये सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एयरपोर्ट का एक मसला था, जोजिला टनल का मसला था, वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, जहां तक एयरपोर्ट का मसला है, ये हमारी बदकिस्मती है। उड़ान 2 में करगिल जो है वो आया हुआ है। जी उड़ान 2 के साथ आज उड़ान 7 स्कीम पे चल रहा है, वहां पे भी फ्लाइट ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। जी तो ये हमें हमारी समझ से बाहर है कि पता नहीं करगिल वालों की क्या गुनाह है, या करगिल के लिए अभी तक कोई एयरक्राफ्ट जो है नहीं बना है। अभी तक हमारे यहाँ कोई वो चीज नहीं हुआ। हर साल आते हैं,
कहता है सर्वे कर रहे हैं, एयरपोर्ट का सर्वे कर रहे हैं, इसको जो है एक्सटेंशन करना है, नई जगह लेना है, यानी कि वही वो ख्वाब दिखाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हकीकत में चीज नहीं बदली है। जहां तक जोजिला टनल का बात चल रहा है, वहां पे काम चल रहा है, लेकिन कब तक पूरा होगा, क्या होगा, इसका भी जब तक पूरा नहीं होगा, हम तो बिल्कुल फंसे हुए हैं तब तक, क्योंकि आप जानते हैं कि करगिल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको 6 महीने के लिए कटा रहता है। आज मैं यही कहूंगा कि हम जो एक फंडामेंटल राइट में जो आपका राइट टू इक्वलिटी है, उससे भी हम डिनाई हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है कि आज इलाज भी है, लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ मर रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं कि उसके पास कनेक्टिविटी नहीं है, उसके पास एग्जिट का कोई जगह नहीं है। तो मुझे जी बताइए आप, राइट टू इक्वलिटी कहाँ है यहाँ पे? मुंशी साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपको बुलाते हैं तो दो टूक सवाल आपके क्या होंगे एमएचए से? यही होगा सर, जो हमने ऑलरेडी कंसेंसस करके ये किया हुआ है। हम सबसे जी पहले तो इस बातचीत का खैर मकदम करते हैं, इसका वेलकम करते हैं, कम से कम जाएं, बात करें। लेकिन हमारी बात को जब सुनने के लिए पहले से ही तैयार नहीं हो, तो वो तो नहीं होगा ना सर। कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की क्या मौक़िफ़ है, हमारे क्या मौक़िफ़ है, टेबल पर बैठे दोनों की बातचीत सुने, और उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन कम से कम सुने तो सही पहले, और हम अपने खुले दिल से अपने जितने भी जो मुद्दे हैं हम लेके जाएंगे, और बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, क्योंकि हमारा हक है, हम बोल सकते हैं, हम सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट तक बातें लेना हमारा फर्ज है। तो हम खुल के बिल्कुल उनके साथ अपना मौक़िफ़ रखेंगे। तो उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो उनका उन तक है। जी, मैं साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू विनोद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।